एक बार पिता और एक छोटी सी बेटी पुल पर से जा रही थी। पुल के नीचे अचानक तेजी से बहाव आया पानी का। बेटी डर गई। पिता ने उससे बोला कि मेरा हाथ पकड़ लो। तो बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप मेरा हाथ पकड़ो। पिता ने बोला, क्या फ़र्क है इन दोनों बात में? तो बेटी ने बोला कि अगर मैं आपका हाथ पकड़ती हूँ तो शायद कुछ बहाव आने पर मैं आपका हाथ छोड़ दूँ, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझे विश्वास है आप कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा है पिता और बेटी का रिश्ता। यानी पिता एक कठोर पर्वत के समान है तो बेटी उस पर्वत से बहती नदी के समान है जिससे सृष्टि का कल्याण होता है। नमस्कार, सुप्रभात। अलबेलो राजस्थान और रंग रंगीले राजस्थान के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं अर्पिता माथुर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और मैं चंदन सेन आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जी बिल्कुल। दर्शकों को लग रहा होगा कि आज हम पिता और बेटी के रिश्ते पर क्यों बात कर रहे हैं, और इसे रूबरू कराने के लिए हमारे चंदन जो हमारे सहयोगी हैं वो आपको बताएंगे कि हमारे साथ कुछ ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं जो पिता और बेटी के रिश्ते को कायम करते हैं। जी धन्यवाद अर्पिता जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, और आप हैं श्री जगदीप सिंह जी और आपकी बहुत ही होनहार बेटी तुषारिका सिंह आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और हमारे कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। जगदीप सिंह जी, पब्लिक रिलेशंस जिसे हम PR कहते हैं, जनसंपर्क कहते हैं, जिससे आप बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, बहुत महारत आपने हासिल करी है और आपकी बेटी भी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रही हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई PR की? और PR जिसे हम कहते हैं आजकल बहुत ही जाना माना नाम है, तो PR है क्या? तो PR बेसिकली अपने को जिसके लिए भी आप PR कर रहे हैं, जो भी आपका क्लाइंट है, जिस संस्था जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप PR कर रहे हैं, तो पब्लिक रिलेशंस का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आप क्लाइंट पब्लिक रिलेशन, बट किसी मीडियम के थ्रू, अच्छा, अगर कोई भी क्लाइंट है किसी मीडियम के थ्रू अपना मैसेज पहुंचाना चाहता है मासेस को, तो वहाँ पे PR का रोल आता है। और मीडियम अलग तरह के हो सकते हैं, TV चैनल्स हो सकते हैं, प्रिंट मीडिया हो सकता है, आजकल ऑनलाइन है और अब सोशल मीडिया भी आ गया है। तो PR का काम है कि क्लाइंट या जिस संस्था के लिए वो काम कर रहे हैं उनको इन मीडियम्स के माध्यम से मासेस तक पहुंचाना, आम जन से जोड़ना, जी एक संवाद स्थापित करना। जी बिल्कुल। तुषारिका, जिस तरीके से देखा जाता है अगर पिता अपनी बेटी के सर पे हाथ रख दे तो जो संस्कृति है वहीं से समृद्ध होने लगती है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा दौर कब आया जब आपको लगा कि मुझे मेरे पिताजी के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है? जी एक्चुअली मैंने ऐसा पहले सोचा नहीं था। जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी तो मेरे कुछ और करियर प्लान्स थे, लेकिन जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आई जयपुर, तब मेरे पिता ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी चला रहे थे, और तब मैंने सोचा पहले कि मैं कहीं और काम करती हूँ एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन फिर इन्होंने मुझे ऐसा ऑफ़र किया कि मुझे भी इस समय एक सहारे की ज़रूरत है फैमिली में, एंड साथ में हम काम करके देखते हैं कि कैसा रहता है। तो 9 साल पहले मैंने उनके साथ काम करना स्टार्ट किया। और ऐसा नहीं है कि एक स्मूथ जर्नी होती है, अपनी फैमिली के साथ, पिता के साथ काम करने के अलग चैलेंजेस होते हैं। आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? तो सबसे पहला चैलेंज जो मुझे लगता है कि जब आप अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, तो पब्लिक परसेप्शन जो होता है वो ये होता है कि इनको एक प्लेटर पे सर्व होकर ये मिल गया, इन्होंने कोई मेहनत नहीं करी इसे पाने के लिए, और ये इन्हें बस दे दिया गया एक। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप एक ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर अलग तरीके के प्रेशर होते हैं जो उनको नहीं दिखते, जो बाहर से ये चीज़ देख रहे हैं कि इंटरनली आप क्या प्रेशर फील करते हैं। क्योंकि जब लोग आपको देखते हैं और आपके पिता को देखते हैं काम करते हुए, तो वो हमेशा आपको उसी बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं जो आपके पिता का होता है। और ये ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस थे, ने ओवर 30 इयर्स का एक्सपीरियंस था, और मैंने एकदम फ्रेश ज्वाइन किया था, स्टेटस मैच करने में थोड़ा। तो उस टाइम ये प्रेशर मुझे काफ़ी फील होता था कि मतलब लोगों को क्या लगेगा। सेकेंडली जैसे इनके काम करने के तरीके अलग थे, मेरे एकदम फ्रेश पर्सपेक्टिव था, मैं बाहर से पढ़कर आई थी, और तो वो एक मेल बनाने में
कि कहाँ पे एक बैलेंस स्ट्राइक करें हम दोनों के काम करने के तरीके में, वो अचीव करने में थोड़ा टाइम लगा। तो वो एक अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन एंड में मुझे लगता है कि आपके पिता से ज़्यादा आपके लिए कोई भी इस दुनिया में नहीं सोच सकता। तो जो भी है वो मतलब एक आपके अच्छे के लिए ही जो वो कहते हैं। एंड सिमिलरली मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि बेटी का प्यार कैसा होता है अपने पिता के लिए, तो अल्टीमेटली फैमिली में काम करने की एडवांटेज ये होती है कि कभी भी कंपटीशन या कोई बुरी, आपको पता है कि आपके बारे में कोई बुरा नहीं सोच रहा है, जो अगर कोई मतलब कोई अगर चीज़ में तालमेल नहीं है तो वो भी उसका एक अच्छा आउटकम ही होता है बाद। जी बहुत आपने अच्छी बात बताई, और कहते हैं लाइक फादर लाइक डॉटर, है ना। तो आपने जो है इतने सालों की पृष्ठभूमि आपकी पब्लिक रिलेशंस की, जनसंपर्क की, आप लेखन में भी बहुत पारंगत हैं, एक्सपर्ट हैं। तो आपने जिस प्रकार से अपने आप को ढाला, क्या उसी प्रकार से आप चाहते हैं कि आपकी बेटी भी ढले, या कई नई चीज़ें, क्योंकि समय के साथ जैसे कि आप जानते हैं कि पीआर में कई सारे बदलाव आए हैं ना। तो आपने जो चीज़ कंसीव की थी कि मेरी डॉटर है ये ऐसे चले, ऐसे करे, लेकिन हुआ ऐसे ऐसे और ऐसे, तो उसमें क्या आपको कोई फ़र्क नज़र आया? फ़र्क इतना था कि ये अब क्योंकि नए टेक्निक्स और नए टूल्स आ गए, इसमें जो यंग जनरेशन की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है। जैसे कि सोशल मीडिया है, या एक स्मार्टफोन को ही कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है जी। वो हमारी जनरेशन इतनी इफेक्टिव नहीं है जितने की यंगर जनरेशन है। तो जब हमने शुरू किया, जो ट्रेडिशनल टूल्स थे वो इन्होंने जब एम्बाइब किए, और उसके साथ इन्होंने उसका एडिशन किया कि जो नए टेक्निक्स है, जैसे ब्लॉगिंग है या सोशल मीडिया के नए टेक्निक्स हैं। और मैं समझता हूँ आज ये अच्छी खासी जयपुर में एक इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि इनका खुद का ब्लॉग है और सोशल मीडिया, इससे हमारी जो पीआर की कंपनी है उसको भी काफ़ी प्रमोट किया गया, प्रोत्साहन मिला उसको। बिल्कुल चंदन जी, ये जोड़ी देखकर मुझे एक लाइन याद आ रही है। बोलिए प्लीज तो प्लीज। बोलना चाहूंगी कि रोशनी जो है चिरागों से ही नहीं होती, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। तो सर, आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा मानते हैं, क्योंकि समाज की जो धारणा रही है बेटियों को लेकर, और आज भी ऐसे समाज में कई लोग हैं जो बेटे की चाह रखते हैं, तो आपकी उस पर्सपेक्टिव में क्या सोच है? नहीं, बेटियां किसी भी मैनर, किसी भी वे के अंदर बेटों से कम नहीं है, ये तो मैंने बिल्कुल देख लिया है। और आज हम कुछ भी निर्णय लेते हैं या कुछ भी डिसाइड करते हैं, इवन डेली स्केड्यूल जो होता है हमारा, वो तुषारिका के साथ कंसल्ट करके किया जाता है। और पिछले 9 साल से जो ये काम कर रही हैं, इन्होंने अच्छे, हमारे को बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, और बहुत प्रेस्टिजियस संस्थाएं और क्लाइंट्स के लिए हम काम करते हैं जी। तो इसमें ये बिल्कुल आगे लीड लेके रहती है। बहुत अच्छी और बात। मैं ये आपको बताना चाहूँगा, आज के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो दे फील मोर कंफर्टेबल डीलिंग विद हर। अच्छा, rather क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तुषारिका, जो बेटियां होती है ना, ऐसा कहते हैं कि दे आर नॉट टेंशन, दे आर इक्विवेलेंट टू 10 सन्स। 10 बेटों के बराबर होती है ना। और बेटियां ये भांप लेती हैं कि पिता क्या चाहते हैं, बेटे नहीं भांप पाते कई बार, है ना। तो क्या आपने जब शुरुआत करी अपने करियर की, पीआर में खासकर, तो क्या आपने ये भांपा कि पिता मेरे जो हैं इतने जाने माने व्यक्ति हैं इस क्षेत्र के, वो क्या चाहते हैं, और उस हिसाब से आपने अपने आप को क्या क्या चेंज किया? जी, मैं ये कहूँगी कि चेंज मैंने अपने आप को नहीं किया। जो वो चाहते थे वो एक्चुअली यही चाहते थे कि आगे हमारा काम बढ़े, नए तरीक़ों से बढ़े। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे उन्होंने कहा कि एक जनरेशन गैप होता है, जो चीज़ें उनको नहीं पता है, आज की जनरेशन जो ज़्यादा अडेप्ट है उनको यूज़ करने के लिए। तो आई थिंक एक ओपन कम्युनिकेशन होना जब आप साथ में काम कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने पर्सपेक्टिव्स उन्हें बताए कि मुझे क्या सही लगता है, हमें क्या चेंज करना चाहिए। ऐसे ही उन्होंने अपने जो इनपुट्स हैं वो मुझे दिए। तो आई थिंक दोनों को साथ में लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो इससे बेटर कि आप एक पर्सन, मैं उनको चेंज करना चाहूँ या वो मुझे चेंज करना चाहें, उससे बेटर है कि हम कैसे एक बैलेंस को स्ट्राइक कर सकते हैं साथ में चलने के लिए,
वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत आपने अच्छी बात बताई। अर्पिता? बिल्कुल तुषारिका, आप महिला शक्ति हैं और महिला शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा है, सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारी जो महिला हैं, दर्शक हैं, वो जो आपको देख रही हैं उनको भी एक संदेश दें कि किस तरीके से आप वर्क प्लेस में और अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरीके से बैलेंस करती हैं और उनको क्या संदेश देंगे, कैसे बैलेंस करा जाए। तो मैंने ये देखा है कि हमारे समाज में यूजुअली पहले से जो एक नॉर्म बना हुआ है वो ये है कि विमेन जो है वो घर संभालती हैं और मेन जो है वो बाहर जाकर काम करते हैं और कमाते हैं। लेकिन मेरे घर में मैंने ये देखा कि मेरी मॉम भी वर्किंग थी, उन्होंने 32 इयर्स काम किया है और साथ ही उन्होंने घर भी बहुत परफेक्टली मैनेज किया है। तो मेरे लिए स्टार्टिंग से एक वो रोल मॉडल थी। एंड उसके बाद मैं खुद जो मेरा काम करने का एक्सपीरियंस रहा है, तो पहले मुझे कभी कभी जब मैं छोटी थी मुझे लगता था कि मेरी मदर नहीं है घर पे जब मैं वापस आ रही हूँ, या कभी मेरे स्कूल में कोई जैसे एनुअल मीट है उसमें मेरी मदर नहीं आ पा रही क्योंकि वो खुद वर्किंग है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स की मदर्स आती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो मैंने रियलाइज़ किया कि एक औरत के लिए इंडिपेंडेंट होना कितनी बड़ी बात है और कितना ज़रूरी है, और खासकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़रूरी है एक औरत के लिए। मैं देखती हूँ जब किसी बेटी की शादी करा रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि सामने वाला घर कैसा है, वो लड़का कैसा है, उसका काम कैसा है, वो कितना कमाता है। लेकिन अगर आप इतना ही ध्यान अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाने में, आपकी बेटी की पढ़ाई कैसी है, वो उसमें वो स्किल्स हैं कि उससे वो एक लिविंग अर्न कर सकती है या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करे, अगर आप उतना ही ध्यान उसमें लगाएं और अपनी बेटी को सशक्त बनाएं इतना कि वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो, मतलब चाहे वो हस्बैंड हो या आप खुद एज अ फादर ही, वो आप आई डोंट थिंक कि वो उन पे भी डिपेंडेंट रहनी चाहिए आफ्टर अ सर्टेन एज। तो फॉर एनी वुमेन आई थिंक बहुत ज़रूरी है इंडिपेंडेंट होना, बिकॉज आगे चलकर अगर कोई आपको कभी प्रॉब्लम भी आती है तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। बिल्कुल। तो शारिका, आपकी बातें काफ़ी इंस्पिरेशनल लग रही है क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ और किस तरीके से मैं भी अपनी जो लाइफ में, अपने वर्क प्लेस पे और अपनी फैमिली लाइफ में, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी भी एक छोटी डॉटर है, तो जो मैं करूँगी वो मुझे देखेगी, वही सीखेगी। तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है और मैंने भी संघर्षों से निकल के जिस तरीके से आज मैं स्क्रीन पर हूँ तो मेरी फैमिली अब बहुत प्राउड फील करती है और बेशक मेरी बेटी भी बड़ी होकर बहुत प्राउड फील करेगी। चंदन जी, जगदीप सर से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से जो आपका जो साहित्य प्रेम है, क्या सोचते हैं साहित्य के बारे में, क्या है साहित्य और बुक्स जो हैं, क्योंकि आजकल की जो डिजिटल एरा है, डिजिटल लाइफ चल रही है, लोग फोन में लगातार लगे रहते हैं, टाइम नहीं है किसी के पास, तो ऐसे में बुक्स की और साहित्य की क्या इंपॉर्टेंस है? मैं आपको बताऊंगा सर, बिग बुक्स आर माय मोस्ट फेवरेट पास टाइम जी। रीडिंग और बुक्स से मैं काफ़ी शुरू से कनेक्टेड रहा हूँ। तो आपको ताजुब होगा, आज के एक समय आया था जब लोगों ने कहा कि बुक्स तो जारी हैं, अब वो किंडल आ गया और आप कंप्यूटर पे भी देख सकते हो, मोबाइल पे भी पढ़ सकते हो। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में और ख़ास तौर पे जयपुर में बुक्स की डिमांड वापस बढ़ी है। इसका एक कारण, एक जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा साहित्य मेला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है, लिट फेस्ट कहते हैं जिसको हम लोग, और पिछली बार जो बुक स्टॉल लगा था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, उसमें रिकॉर्ड सेल हुई जो इतने सालों में कभी नहीं हुई जी। तो बुक्स का, मैं भी 3-4 बुक्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ जो वीकली या मंथली मीटिंग्स करते हैं। तो साहित्य और बुक्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जी। और मुझे खुशी है कि तुषारिका भी बहुत ही वोरेशियस रीडर है। अच्छा, और बहुत बढ़िया पढ़ती है। तो मैं समझता हूँ साहित्य का बहुत इम्पोर्टेंस है और बहुत से लिटरेरी इवेंट्स जो शहर में हो रहे हैं उनका जनसंपर्क का काम भी हमें इसीलिए मिलता है कि हम साहित्य समझते हैं। क्या बात, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तुषारिका, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो आपने बात करी जगदीप सिंह जी ने कि लिट फेस्ट, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसने एक बड़ा, एक गहरा, मतलब साहित्य का महाकुंभ कहते हैं जिसको, गहरा इम्पैक्ट किया है। केवल जयपुर में नहीं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, टूरिज्म भी बढ़ रहा है, स्टार्स आ रहे हैं, फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, सब कुछ मौज मस्ती भी हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो लिट फेस्ट है, क्योंकि एक नया एक अट्रैक्शन हुआ है जयपुर के लिए,
तो लिट फेस्ट ने किस तरह से जयपुर को, राजस्थान को प्रभावित किया है एक, और आप एक पीआर के व्यक्ति के रूप में हैं, लेकिन साहित्य, संगीत, बाय द पूल साइड इवेंट्स हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और हेरिटेज एरियाज, क्योंकि राजस्थान एक बेसिकली हेरिटेज स्टेट है, टूरिज्म स्टेट है, तो किस प्रकार से आप देखते हैं कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आने से, चलने से पर्यटन को, कला संस्कृति को किस प्रकार से जो है संरक्षण और सुरक्षा और उन्नयन हुआ है उसका? जी, मुझे लगता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक ऐसा इवेंट है जिसने हमारी गुलाबी नगरी को, जो वर्ल्ड मैप है, उस पर पोजीशन कर दिया है। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जब स्टार्ट हुआ था, कुछ साल हुए थे, तब मैं खुद दिल्ली में कॉलेज में पढ़ती थी, और मुझे याद है कि वहाँ पे भी सबको इतना शौक था कि मैं और मेरे फ्रेंड्स स्पेशली दिल्ली से आते थे जयपुर लिटरेचर फेस्ट अटेंड करने। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ है ये जयपुर के लिए कि यहाँ पर दुनिया भर के इतने बड़े राइटर्स, इतने बड़े स्पीकर्स आते हैं, और यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं उनको ये एक्सपोजर मिलता है एक बहुत ही यंग एज से। और आई थिंक स्कूल में एक ऐसी एज होती है जब आप एक बच्चे को मोल्ड कर सकते हैं किसी भी हैबिट की तरफ। तो जैसे मेरे फादर ने भी मुझे स्कूल के टाइम में, मतलब जब भी मेरा कुछ अच्छे मार्क्स आते थे या कुछ रिजल्ट अच्छा आता था, तो मेरा गिफ्ट हमेशा एक नई किताब होती थी। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत बहुत अच्छी बात। तो आई थिंक उसी टाइम से अगर हम बच्चों को इस रीडिंग की हैबिट की तरफ, बुक्स की तरफ मोल्ड कर सकें, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। साथ ही आपने जैसे टूरिज़्म की बात कही, तो JLF के यहाँ जयपुर में होने से हमारे टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिला है। तो जो जहाँ पर होता है JLF, जैसे जिस वेन्यू में, उसको तो मिलता है, लेकिन उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी होटल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ है, शॉपिंग है, आई थिंक इवेंट मैनेजमेंट है, और JLF खुद कितना बड़ा एम्प्लॉयर है हमारी सिटी के लिए। जैसे हम खुद वहाँ पे काम करते हैं, उसके अलावा भी कितने लोगों को वहाँ पे जो है एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और आजकल साहित्य के साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ और ऐड कर दिया है, जैसे वो छोटे बिजनेसेस को प्लेटफॉर्म देते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो वो आकर उनके प्रोडक्ट्स देखते हैं। और साथ ही जैसे बुक्स का बहुत बड़ा रोल तो है ही कि यहाँ पर इतनी, वो एक बड़ी बुक स्टोर लगाते हैं, तो कुछ चीज़ें जो हमें नहीं भी पता होती कुछ बुक्स के बारे में, और वहाँ जाकर हमें नए पर्सपेक्टिव्स, मुझे लगता है आजकल के टाइम में खुद को अपडेट करते रहना, नए पर्सपेक्टिव से जुड़ना, एक मतलब एक ही अपने थॉट प्रोसेस में ना रहकर 10 और लोगों से जब आप उनके पर्सपेक्टिव सुनते हो, तो आई थिंक आपकी माइंड बहुत ओपन होती है, जो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा रोल है JLF। बहुत आपने अच्छी बात बताई जगदीप सिंह जी। एक लाइन में हाँ बताइए प्लीज। दैट फॉर दोज 5 days जी, जयपुर इज सोल्ड आउट। ओके, कोई कमरा खाली नहीं मिलेगा। तो आप पर्यटन के हिसाब से आप देखें, टूरिज्म के हिसाब से, मतलब ऑल रेस्टोरेंट्स, ऑल कैफेज, ऑल होटल्स, देयर ऑल कैब ड्राइवर्स जी। तो व्हाट अ इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल, जयपुर इज सोल्ड आउट एंड पीपल रन फॉर पासेस एंड डेलीगेट पासेस। अच्छा, हम लोग दहलीज पर हैं पर्यटन के मौसम के जी, जो वर्ल्ड टूरिज्म डे बहुत पास में है, और राजस्थान तो आप जानते हैं कि टूरिज्म से बहुत कुछ यहाँ की जीवनदायिनी है। तो पर्यटन जो है वो उसका साहित्य से जुड़ाव, उसका कम्युनिकेशन, क्योंकि पीआर की पृष्ठभूमि में संवाद है, कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि पीआर, इवेंट मैनेजमेंट, संवाद, अच्छा बोलना, अच्छा लिखना आना, अच्छा कम्युनिकेट कर पाना, ये सारी चीज़ें पर्यटन को किस प्रकार से आगे लेके जाती हैं? बिल्कुल, एक तो साहब अपन को ये समझना है कि जो टूरिज्म प्रोडक्ट्स राजस्थान के हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं इस कंट्री के अंदर। मतलब आप कुछ ही डिस्टेंस में आपको हवेली मिलेगी, पैलेस मिलेगा, फोर्ट मिलेगा, और डेजर्ट है, एक समुद्र को छोड़ के सब कुछ है जी राजस्थान के अंदर। हिल स्टेशन भी है, माउंट आबू। हाँ, माउंट आबू। तो मेरा कहना है कि पर्यटन के जिसको टूरिज्म प्रोडक्ट्स कहते हैं, तो टूरिज्म प्रोडक्ट्स के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो आप इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, यहाँ ट्रैवल बाज़ार होते हैं। अब आप जैसे देखिए कि जयपुर के अंदर ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने शुरू किया था 2008 में। आज वो इनबाउंड टूरिज्म के लिए
एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया, और उस इवेंट के लिए देश भर से ही नहीं, टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स विश्व भर से आते हैं जी। इसी प्रकार अभी डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट पिछले 15 दिन पहले ही जयपुर में हुआ, वो भी एक बड़ा इवेंट हो गया है। तो और इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन, जिसमें 206 हेरिटेज होटल्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 140 से ऊपर राजस्थान के हैं, क्योंकि हेरिटेज स्ट्रॉन्गेस्ट राजस्थान की है। तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसमें हम दोनों को गर्व है कि हम लोग इन सब का पीआर मैनेज करते हैं। जी, और आपने इवेंट मैनेजमेंट की बात की तो आपको ताजुब होगा कि नया फील्ड ऐसा आ रहा है जो हमारा क्लाइंट पहले तो बोलते थे कि भी मीडिया मैनेजमेंट करना है हमें, जी जी, उनकी या प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्डर करनी है या प्रेस नोट जारी करना है, इवेंट का मीडिया हैंडल करना है। अब वो लेकिन हमारे को इवेंट का भी काम देते हैं, इवेंट का काम देते हैं। मान लो चेन्नई से एक कंपनी हमें फ़ोन कर रही है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो वो वहाँ से बोलेंगे कि कहाँ पे करें, वेन्यू कहाँ पे होगा, किस टाइम पे बुलाएं, क्या अरेंजमेंट करना है, उनके प्रेस रिलीज ये वो, तो वो टोटल जो टर्न की काम होता है जी, वो आजकल पीआर एजेंसी को दिया बहुत जाता बहुत है। आप आपने अच्छी बात बताई। मैं आपसे पर्टिकुलरली जानना चाहता हूँ, आप कुछ पूछ रहे थे क्या? बिल्कुल चंदन मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों की एक तो पसंदीदा जगह राजस्थान में कौन सी है, एक दूसरा आप यहाँ की जो राजस्थानी कुजीन से आप जानते हैं एक से एक बढ़कर है ना, मतलब लजीज और बेहतरीन, तो आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? और तीसरा स्वच्छता जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सरकार का, भारत सरकार का, राज्य सरकार का, जहाँ पे कोना कोना जो है वो स्वच्छ हुआ है, मन भी साफ हुआ है, पखवाड़ा भी चल रहा है ना। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हम आपके व्यूज़ जानना चाहते हैं कि एक तो आपके पसंदीदा जगह राजस्थान में, पसंदीदा डिश, और सफाई से क्या जो है बढ़ावा मिला है हमको पर्यटन को। तो मेरा तो जो फेवरेट डेस्टिनेशन पिंक सिटी है, अच्छा, जयपुर है। वैसे रणथंबोर भी बहुत समझ आते हैं, अजमेर क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा हुआ हूँ तो अजमेर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मेरा मोस्ट फेवरेट तो जयपुर है। और यहाँ पे अनेक डिशेस जो हैं वो आप, मेरे को गट्टा करी मेरी फेवरेट है। गट्टा और कड़ी, अच्छा, चावल के साथ गट्टा करी, गट्टा जो करी। अच्छा, गट्टा करी, अच्छा। और लाल मांस तो फेमस है ही जयपुर और राजस्थान। आप तुषारिका जी, आपके क्या डिशेस हैं पसंदीदा? मेरी फेवरेट डिशेस, मैं एक्चुअली बहुत बड़ी फूडी हूँ, मुझे खाना पसंद है, तो जी। मेरे को दाल बाटी चूरमा जो है वो तो पसंद है ही। साथ ही मैंने आजकल के टाइम में ये देखा है कि जयपुर में बहुत से ग्लोबल फूड भी आ गए हैं। मतलब जयपुर का, राजस्थान का क्विजीन तो अच्छा है ही, लेकिन यहाँ आपको जानकर खुशी होगी कि जयपुर के आजकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बाहर घूम कर आते हैं, दूसरे देशों विदेशों में जाते हैं, वो वहाँ के क्विजीन्स को भी यहाँ पर लाते हैं। तो मुझे लगता है कि जयपुर एक ऐसी सिटी है अब जहाँ पे आप राजस्थान का ही नहीं, जो दाल बाटी सारे चूरमा देशों के ऐसा भी व्यंजन है। परोसे जा हाँ, रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको एशियन, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, आजकल जयपुर में आपको हर टाइप का क्विजीन मिल जाता है। इनफैक्ट जब मेरे कुछ दोस्त आते हैं दिल्ली या बॉम्बे से, उनको देखकर बहुत खुशी होती है कि जयपुर कितना ज़्यादा डेवलप हो गया और यहाँ पर कितनी ऑफरिंग्स हैं खाने को लेकर। मतलब जयपुर राजस्थान का मतलब अब सिर्फ दाल बाटी चूरमा नहीं रह गया है। बिल्कुल। और हाँ, तुषारिका, राजस्थान की टूरिज्म की अगर बात हो रही है तो राजस्थान की जो संस्कृति है, यहाँ की जो कलर है, यहाँ के रंग बिरंगे परिधान हैं और पकवान है, उनकी तो बात ही निराली है। लेकिन अगर हम बात करें नाइट टूरिज्म की, इसका मुद्दा बहुत उठा था, तो नाइट टूरिज्म को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए अगर पर्यटन की दृष्टि से अपन देखते हैं? क्योंकि फूड की भी अगर आपने बात करी है तो आजकल यूथ को, यंग यूथ से लेकर सबको फूड चाहिए, डिफरेंट वेराइटीज चाहिए अपन को फूड में। तो नाइट टूरिज्म जो है वो सही मायने में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नाइट टूरिज्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब हम रात को निकलते हैं जयपुर में, तो कुछ जो बिल्डिंग्स हैं वो रात को जब लिटअप होती हैं, उनका एक अलग ही नज़ारा होता है। चाहे वो आमेर है या फिर एल्बर्ट हॉल ही ले लीजिए, या बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जयपुर में जो दिन के टाइम आपको अलग उनका चार्म होता है और रात को एक अलग चार्म होता है। तो पर्यटन को बढ़ावा मिलना, जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि रात का अलग ही चार्म है जयपुर का, और नाइट टूरिज्म बिल्कुल होना चाहिए। और पहले भी बहुत से इवेंट्स नाइट में भी हुए हैं, जैसे रात के टाइम पे मैराथन्स भी हुए हैं, रात के टाइम पे बाज़ार भी लगे हैं, रात के टाइम पे
अलग से फूड मेले भी लगे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है जिसे मुझे लगता है हमें टैप करना चाहिए, जिससे हमारे स्टेट का टूरिज्म और बढ़ बहुत सकता अच्छी है। बात आपने बताई, टूरिज्म बाय नाइट जिसे हम कहते हैं। जी। अच्छा, आप दोनों से मैं जानना चाह रहा हूँ, इसके बाद हम लोग एक सक्सेस स्टोरी भी लेंगे, बहुत ही हमारे सफल महिला हैं राजस्थान की, उनके बारे में कि राजस्थान में रंगों का बड़ा इम्पैक्ट है, वाइब्रेंट कलर्स कहते हैं जिसको, सुंदर सुंदर रंग। आप गांव से ले लीजिए, कस्बे ढाणियों में चले जाइए, लोग बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनते हैं, और वही जो प्रभाव है वो हमारे उत्सवों में, हमारे फेस्टिवल्स में, हमारे तीज त्योहारों में दिखाई देता है। तो कलर्स का जो इम्पैक्ट है उसके बारे में आप दोनों क्या सोचते हैं? एक कलर्स का जो इम्पैक्ट, अपना एक डेजर्ट स्टेट है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि डेजर्ट के अंदर, जो रेगिस्तान के अंदर जो कपड़े वहाँ पहने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा रंगीले होते हैं। जी। तो एक तो जक्स्टापोजिशन हो रहा है कि एक बैरन डेजर्ट, उसके सामने इतना कलरफुल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं पूरे देश भर में अगर सबसे ज़्यादा कलरफुल कोई राज्य है तो राजस्थान वो है, राजस्थान है। निसंदेह। बिल्कुल। और कुछ वर्ष पहले टूरिज्म विभाग ने एक नया स्लोगन, उनका लोगो क्रिएट किया था जिसका नाम था सिंपली कलरफुल। सिंपली कलर। वो लेकिन वो 2 वर्ष के बाद किसी कारण बदल दिया था, पर 2 साल तक ये एक अपना पर्यटन विभाग का भी ये लोगो रहा था। तो इसमें अपना जो प्रदेश है वो बिल्कुल रंगों से भरा हुआ है। बहुत अच्छी बात बताई अर्पिता, इनसे और बहुत सारी रोचक बातें होंगी। बिल्कुल। और उसके पहले हम लोग एक सक्सेस स्टोरी देखेंगे, हमारी राजस्थान की एक महिला जिन्होंने सामाजिक बेड़ियों को और सारी मुश्किलों को जो है दरकिनार कर बिल्कुल। कृषि को चुना और कैसे उन्होंने औरों के लिए एक उदाहरण पेश किया। आइए देखते हैं। हमारे देश की कई ऐसी महिला किसान हैं जिन्होंने खेती किसानी में नवाचार करते हुए ऐसे अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिन्हें देखने के लिए हर कोई आता है और जिनकी हर कोई सराहना करता है। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रगतिशील महिला किसान की सफलता की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है अनु कानावत। अनु कानावत राजस्थान के शाहपुरा जिले की आमलदा गांव की एक ऐसी प्रगतिशील महिला किसान है जिन्होंने खेती किसानी में कुछ लीक से हटकर सोचा, और न केवल सोचा अपितु उसमें कई प्रकार के नवाचार करते हुए उपलब्धियों का सफर तय किया। ये वो छोटा सा गांव है जो अपनी ऐतिहासिकता के साथ और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पूरे जिले में अपना एक अहम स्थान रखता है। इस गांव से निकलकर अनु कानावत ने आज वो मुकाम हासिल किया जिसकी सराहना आज पूरे देश में की जा रही है। अनु कानावत ने खुद के स्तर पर ही खेती किसानी में कुछ अलग सोचा, अर्थात मशरूम की खेती के बारे में सोचा, और देखते ही देखते वे मशरूम की खेती की एक सफल किसान बनती गई। मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली है, और हमारे यहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। और तो मैंने जब मैंने समझना स्टार्ट किया और जब फार्मर्स की लाइफ देखी तो मुझे लगा कि जो फार्मर्स है उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, और मैं कैसे फार्मर्स की लाइफ को अच्छा कर सकती हूँ। उसके लिए मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए पेरेंट्स को बोला, और जब मैंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, पढ़ाई स्टार्ट की, तब मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल होता था कि इतनी लैंड होते हुए भी राजस्थान के अंदर फार्मर क्यों गरीब है। लगातार नए शोध और अनुसंधान कार्यों के साथ कृषि में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। सबसे ज़्यादा जो फार्मर की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है मार्केट की, तो उसको सोल्व करने के लिए मैंने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किया गुजरात में जाके, और पहले मैंने बीएससी ऑनर्स की उदयपुर से। उसके बाद मतलब स्टार्टिंग से जो स्टडी की है मैंने एग्रीकल्चर के अंदर ही की है, कृषि के अंदर। फिर मैंने कुछ टाइम तक टीचिंग के अंदर काम किया, तो वहाँ मैं कुछ बच्चों को लेकर जब हिमाचल गई तो हिमाचल में वहाँ पर जब मशरूम कल्टीवेशन का डीएमआर सोलन के अंदर मैंने जब सीखा, तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मशरूम की है।
और ये जो न्यूट्रिशन है बहुत अच्छा रहता है महिलाओं के लिए और जेंट्स के लिए भी। तो इसके लिए और फिर उसके बाद बहुत टाइप की मशरूम होती है, लगभग 50 तरीके की मशरूम होती है, बट मैंने ये डिसाइड किया कि जो मशरूम राजस्थान के अंदर इजी से ग्रो हो पाए उसी को मुझे लेना है, ताकि जो वुमेन एम्पावरमेंट है उनको हम बढ़ावा दे सकें। जो महिलाएं मेरी तरह जो बाहर नहीं निकल पा रही थी पहले, या फिर जिनके रेस्ट्रिक्शन है घर से बाहर जाने के लिए, वो घर में अपना काम चालू कर सकती है, घर में अपना काम स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि इसके लिए बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर के अंदर ही एक छोटे से रूम के अंदर ये मशरूम स्टार्ट कर सकते हैं। कृषि शिक्षा प्राप्त करने के बाद अनु कानावत ने अपने खेती किसानी के सफर को एक किसान से उद्यमी की तरफ मोड़ दिया। अपने जीवन का एक ऐसा रुख इख्तियार कर लिया जिसे हम कृषि उद्यमी कहते हैं। और आज देखते ही देखते न केवल राजस्थान की बल्कि देश की एक सफल मशरूम उद्यमी बनकर हम सभी के सामने आ पहुंची है अनु कानावत। अनु कानावत मशरूम की खेती का प्रशिक्षण भी देती हैं और साथ ही कई महिलाओं को मशरूम की खेती से जोड़ती जा रही हैं। आज हजारों की संख्या में महिलाओं ने अनु कानावत से मशरूम की खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होकर स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। अनु कानावत को मशरूम की खेती के उत्पादन के लिए ढेरों सम्मान मिले, न केवल राज्य स्तर पर वरन राष्ट्रीय स्तर पर भी अनु कानावत को एक पहचान मिली और ढेरों राष्ट्रीय सम्मान इनकी झोली में आए। इन्होंने एक एफपीओ बनाया जिसका नाम है आमलदा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। शाहपुरा जिले के आमलदा गांव की रहने वाली अनु कानावत ने महिला सशक्तिकरण की एक अनुपम मिसाल स्थापित की है। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अनु कानावत को कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार आगे बढ़ती रही अपने मिशन की तरफ। मशरूम की खेती आज एक लाभकारी खेती का सौदा बनती जा रही है। परंपरागत खेती के स्थान पर अनु कानावत ने यह साबित कर दिया कि मशरूम की खेती का रास्ता सुलभ है, लेकिन यदि वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो इसमें लाभ ही लाभ है। खेती जैसे फार्मर करते हैं तो उसी तरीके से मैंने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और नॉर्मल तरीके से इसको लगाना शुरू किया। और मैंने बहुत सारे गांवों में अलग अलग जगह जब डेमो लगाए तो आराम से ये ग्रो होने लगी। जैसा कि इस टेम्परेचर पे आप अभी देख भी पा रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो हो रही है। तो इसकी फार्मिंग जब मैंने स्टार्ट की और जब महिलाओं को जोड़ना स्टार्ट किया तो फिर उनको भी लगा कि वास्तव में ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसके लिए हम काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब मैंने महिलाओं को जोड़ना स्टार्ट किया तो नेशनल लेवल पर पहचान बनी इस मशरूम की और लोगों को लगा कि राजस्थान में भी मशरूम हो सकता है। पहले लोगों को लगता था कि राजस्थान में मशरूम नहीं हो सकता है क्योंकि राजस्थान ड्राई एरिया है, बट यहाँ पर मॉइस्चर ठीक है तो मशरूम हो सकता है। और मशरूम के साथ साथ महिलाएं भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। और फिर जब नेशनल लेवल पे इसकी डिमांड बढ़ी तो अब फॉरेन के अंदर भी हमारे अमलदा की जो मशरूम है उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो उसके लिए भी हम आगे काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार देने के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं और ट्रेनिंग मॉडल अपना रहे हैं। इनका मशरूम का अनुसंधान केंद्र आज वाकई एक बड़ी प्रयोगशाला से कम नहीं है। इनका मकसद केवल लाभ कमाना नहीं था, अपितु भारतीय किसानों और विशेषकर महिला किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना था और इसी उद्देश्य को लेकर लगातार अपने मिशन में लगी रही। अनु कानावत एक प्रेरक शख्सियत के रूप में आज पहचानी जाती है। इनकी उद्यमशीलता और इनके जज्बे को सलाम करते हैं। इन्होंने वाकई महिला सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है।
आमलदा शाहपुरा के साथ ही साथ जयपुर के जगतपुरा में भी अनु कानावत की एक मशरूम की इकाई कार्य कर रही है। किसान भाइयों, इस महिला सशक्तिकरण के युग में महिलाओं का अब खेती किसानी में भी आगे आना बेहद अनिवार्य है। कुछ महिला किसान वाकई बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं और आज वो अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है। अनु कानावत भी राजस्थान की एक ऐसी है महिला है जिनके कार्यों से निश्चित रूप से हमारे देश के कई अन्य महिला किसान प्रेरित होंगी। महिलाएं आगे बढ़ेंगी, महिलाएं खेती किसानी में आएंगी तो निश्चित रूप से हमारी खेती की तस्वीर सुखद, समृद्ध और संपन्न होगी। अनु कानावत के लिए बस इतना ही कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे बेहद ही रंग रंगीले और अलबेले कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। हमारे साथ बेटी और पिता की एक जोड़ी उपस्थित है और अभी आपने जिस तरीके से देखा है कि एक महिला सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर अपनी एक नई मिसाल कायम करती है, उसी को लेकर चंदन जी मेरे पास कुछ लाइन है, मैं जरूर दर्शकों से शेयर करना चाहूंगी कि मैं शक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं अबला हूँ, दुर्गा हूँ, काली हूँ, हाँ मैं नारी हूँ और मैं सब पे भारी हूँ। क्या बात। तो तुषारिका, आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट को लेके बात होती है, इन दोनों के बीच में आप क्या अंतर करती हैं? जी देखिए, फेमिनिज्म जो है वो एक टाइम पे एक मूवमेंट थी जो विमेन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स के लिए। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक विमेन एम्पावर्ड नहीं है तब तक फेमिनिज्म का भी कोई मतलब नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात बताई। विमेन एम्पावर्ड होने का मतलब है कि अगर आज मेरे पास में राइट है कि मैं जाती हूँ, मैं अपना खुद एक लिविंग अर्न करती हूँ, लेकिन अगर मैं इतनी एम्पावर्ड ही नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं है कि उस लिविंग को मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, कैसे यूज़ करूँ, या मेरा उस पर राइट नहीं है यूज़ करने का, तो फिर उस फेमिनिज्म का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चलनी बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक वुमेन को राइट देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें इतना सशक्त बनाना। आपको लगता है कि एक मानसिक सोच का भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि कई लोग फेमिनिज्म को नेगेटिव वे में भी देख लेते हैं, तो आपको लगता है ऐसा कि ये मानसिक सोच भी है? जी है ऐसा कि लोगों को लगता है कि जो लड़कियां फेमिनिस्ट हैं या लड़के भी जो फेमिनिस्ट हैं वो ऐसा कि बहुत मतलब मेन को जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, मेन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब है कि मेन और विमेन इक्वल हैं। विमेन भी जो चीज़ मेन के पास राइट्स हैं वो विमेन के पास भी होने चाहिए। जी जी, बहुत बढ़िया। तो यही मैं मानती हूँ। जी जगदीप सिंह जी, बात चल रही है साहित्य की, क्योंकि आप लिखते हैं, द एपिटैफ है, बियॉन्ड वर्ड्स है, आपकी इंडोनेशिया पर आधारित जो उपन्यास है वो भी आने वाला है। तो साहित्य का एक सबसे बड़ा जो हिस्सा है हमारे देश में, विश्व में, वो है हिंदी भाषा। माथे की बिंदी है हमारी हिंदी, है ना, और पखवाड़ा भी मन रहा है। तो आप किस प्रकार से जो हिंदी साहित्य है, हिंदी का बोलना है, उच्चारण है, हिंदी का लेखन है ना, तो हिंदी साहित्य को किस प्रकार से आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आप दोनों, तुषारिका जी भी, और हिंदी साहित्य का किस प्रकार का आप योगदान देखते हैं राष्ट्र निर्माण में, नेशनल इंटीग्रेशन में और सद्भाव बनाने में? तो मैं वापस एक बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पे आता हूँ, जो विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इसमें शुरू में शायद थोड़ा कम होगा, लेकिन अब जो सेशंस रखे जाते हैं उसमें हिंदी लिटरेचर को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है। हिंदी लिटरेचर के जो, हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं उनको इनवाइट किया जाता है। यही नहीं, रीजनल राइटर्स को भी एक मंच दिया जाता है, आते हैं बिल्कुल कोटा से। और मजे की बात है कि जयपुर लिट फेस्ट को देके कम से कम देश भर में 250 और लिट फेस्ट शुरू हो गए जी, हुए। और उन लिटरेचर फेस्टिवल्स में भी हिंदी साहित्य और हिंदी को बहुत तवज्जो दी जा रही है, को बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो और हिंदी जो लेखक हैं, अभी हाल ही में एक किताब बहुत फेमस, जिसको शायद पुलित्जर या बुकर प्राइज मिला, पिछले 2 वर्ष पहले, वो एक हिंदी
किताब थी जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ जी और उनको एक बुकर अवार्ड मिला। तो मैं समझता हूँ हिंदी राइटर्स को अब अच्छा मंच मिल रहा है और राष्ट्र निर्माण में हिंदी ऑथर्स, हिंदी राइटर्स, हिंदी साहित्य का बहुत योगदान है। हाल ही में हिंदी दिवस भी हाँ, अपन ने बनाया 14 था। सितंबर तो जी ज़्यादा फाइलें हैं सरकार के अंदर हिंदी में काम लिखी किया जा रही है हैं। जी, तो राजभाषा में हाँ, जी। राजभाषा में लिखी जा रही है। तो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा मंच मिल रहा है। बिल्कुल। तुषारिका जी, आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर? जी, जैसे मैं अपने काम को ही अगर देखती हूँ तो हम क्योंकि पीआर का काम करते हैं और हमारे यहाँ राजस्थान में जो 90% न्यूज़पेपर्स हैं वो भी हिंदी के ही हैं बिल्कुल। और मोस्टली जो हमारी ऑडियंस है वो हिंदी रीडिंग ऑडियंस है न्यूज़पेपर्स की बात करें तो जब हमारे यहाँ पे लोग आते हैं काम करने तो मैं उन्हें यही बताती हूँ कि इंग्लिश आना ज़रूरी है। आजकल इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी हिंदी पे भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हिंदी में लिखना आना, हिंदी पढ़ना, हिंदी के प्रोनाउंसिएशन, ये सब भी आपको साथ में स्ट्रॉन्ग करने चाहिए क्योंकि पीआर में हमें ये भी सिखाया जाता है कि इंग्लिश के साथ साथ जिस एरिया में आप हैं वहाँ की जो लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी हो या कोई और वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, उस पे भी आपकी पकड़ उतनी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि मीडिया से आप मासेस तक पहुँचते हैं और हमारी क्या बात। कंट्री में इंग्लिश का जो सेक्शन है वो कम है अभी भी एज़ कम्पेयर टू जो हिंदी रीडिंग या फिर और जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं। तो एज अ कम्युनिकेशंस स्पेशलिस्ट मैं सबको यही एडवाइस देती हूँ कि खूब सारी आपको भाषाएं सीखें, लोगों जी। को जोड़ें। जी, बहुत बढ़िया बात बताई। जी। जगदीप सिंह जी, आपसे क्यों ना आप, क्योंकि आप लिखते हैं, कुछ कविताएं की जो पंक्तियां हैं, कविता की पंक्तियां हैं, आपसे सुन लिया जाए तो हाँ, बहुत अच्छा है। जैसे 3 वर्ष पहले मेरी पहली बार मैंने एक कंपाइल की थी पोइट्री एंथोलॉजी, माई एपिताफ नाम था उसका। माई एपिताफ। तो इस सिर्फ 46 पोएम्स हैं और ओवर द इयर्स स्प्रेड था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनको कंपाइल कर लिया जाए। और कलकत्ता के अंदर एक बहुत फेमस पब्लिशर है जो इंडियन राइटर्स इंग्लिश में लिखते हैं, अच्छा, उनके लिए है। और उनका मतलब ये रेट है कि 90% तो रिजेक्शन रेट है। तो अच्छा। वहाँ पे अगर आपकी पब्लिश हो रही है तो आप मतलब तो अच्छा हाँ, लिखने तो वालों वो में से मतलब हैं। अगर आप स्पेशली कविताएं जी। इंडियन राइटर्स जो इंग्लिश में कविताएं लिख रहे हैं, तो मैंने भेजा। लकीली मेरी वो पूरा हो गया, सिलेक्ट हो गया था, वो छपा 2-3 तो कुछ साल पंक्तियां पहले। आपसे आज सुनने का तो मेरा वो सौभाग्य मिले। एक टाइटल है उसका, माई एपिताफ। जी। तो लोगों ने समझा कि मेरे को मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे पुराने इंग्लिश प्रोफेसर ने कहा कि ये बहुत ही इतने नेगेटिव, ये डेथ पोएम नहीं है एपिताफ। हालांकि हैं उसमें। तो मेरे वो जो एंथोलॉजी थी उसमें लाइफ से संबंधित पोएम्स हैं, लव से संबंधित हैं और डेथ पोएम्स भी हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है जिसके लिए बहुत क्रिटिकल एक्लेम मिला, बहुत सारे रस हैं उसके अंदर। वो जी। कुछ राइटर्स या उनके लेखन पे पोएम्स हैं। अच्छा, जैसे हैमलेट पे एक पोएम है, अच्छा। जो शेक्सपियर का प्ले है। हाँ, हाँ। या हेमिंगवे एक राइटर पे प्ले है। यहाँ सिल्विया प्लैथ एक अमेरिकन पोएट थी, उनके डेथ के ऊपर एक पोएम है। यहाँ यूजेरियन एक बहुत फेमस किताब है, कैच 22। यूजेरियन उनके सेंट्रल फिगर हैं, प्रोटैगनिस्ट, उस पर एक पोएम है। तो आपके में माई एपिताफ एक पोएम है जो कुछ वर्ष बाद उस लेखक को लग रहा है कि मैंने किया क्या। अच्छा, मतलब इट्स नॉट अ डेथ। तो वो माई एपिताफ में एक छोटी सी सुना देता हूँ। जी। ऑन अ कोल्ड हार्ड स्टोन हैव आई engraved my own epitaph. Here lies a bum who thought he would do something in life. All he did was to write his own epitaph on a cold, hard stone. वंडरफुल वंडरफुल बहुत सर। बढ़िया। ऑन अ कोल्ड हार्ड स्टोन। A cold ठंडा is a सख्त symbol of पत्थर। how tough and hard life is. क्या बात, क्या बिल्कुल। बात। तुषारिका, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक वेल नोन सिटी ब्लॉगर भी हैं और काफ़ी सालों से आप इस फील्ड में हैं, तो एज ए ब्लॉगर आपकी जर्नी क्या रही है और एज ए ब्लॉगर आप अपने जो यंग जनरेशन है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर हम साहित्य की भी बात करें, जिस तरीके से सर ने भी बताया, और अगर हम भाषा की बात करें, किस भाषा में किस तरीके से प्रभाव करता है, तो आप किस तरीके से संदेश देंगे हमारे यंग जनरेशन को? जी, मेरी ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट तो काफ़ी पहले कर दी थी, लेकिन मेरे काम की वजह से मुझे समय नहीं मिलता था करने का। फिर कोविड के दौरान मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि हम सब घर पे थे। तो
मैंने देखा मेरे आसपास बहुत से लोग थे जिनकी कोविड के दौरान नौकरी चली गई और उन्होंने अपने छोटे छोटे काम घर पे रहकर स्टार्ट शुरू किए जी। तो जैसे एक एयर होस्टेस थी, उन्होंने मुझे मेरे ब्लॉग पे मैसेज किया कि मैं मेरी जॉब चली गई और अब मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ घर पे। या फिर किसी एक बहुत बड़े होटल में बॉम्बे में काम करती थी एक पेस्ट्री शेफ़, और उनकी जॉब चली गई तो वो वापस जयपुर आके उन्होंने अपनी खुद की बेकरी स्टार्ट करी। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक मेरे ब्लॉग का माध्यम है, तो क्यों ना मैं उन्हें उनके काम को बढ़ावा दूं उसके थ्रू। तो तब मैंने कोविड में वापस रीस्टार्ट किया और फिर मैं उनके बारे में लिखने लगी। एंड आजकल अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे रील्स का टाइम है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस का रील्स का टाइम है, लेकिन मुझे लगता है मेरी जो आज भी स्ट्रेंथ है या जो मेरे ब्लॉग की यूएसपी है वो है उसको जिस तरह से मैं लिखती हूँ, जिस तरह से मैं उन किसी इंसान की स्टोरी बताती हूँ, जो एक स्टोरी टेलिंग है, वो मुझे लगता है आज भी मेरे ब्लॉग की यूएसपी है और लोग मेरा ब्लॉग इसीलिए पढ़ते हैं। और जो यंग लोग हैं जो ये स्टार्ट करना चाहेंगे ब्लॉगिंग में अपनी जर्नी, आजकल लोगों को बहुत लगता है कि इतने सारे ब्लॉगर्स हैं तो क्या हमें कोई देखेगा भी हमारा ब्लॉग या हमें कोई स्थान मिल पाएगा। तो उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी खुद की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज़ करना, अपने यूएसपी को रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उसको अपने प्रेजेंट कर पाते हैं, ये ना देखते हुए कि वो इंसान क्या कर रहा है मैं भी वही करूं, उसके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीफ रख के और उसको प्रेजेंट करते हैं तो आपको आई एम श्योर कि रिकॉग्निशन ज़रूर। बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर एक सवाल छोटा सा रह गया था, स्वच्छता, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत वृहद स्तर पे स्वच्छता कार्यक्रम कई सालों से आयोजित हो रहे, इस साल भी बन रहा है, पखवाड़ा बन रहा है, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, है ना। तो स्वच्छता एक ऐसा क्षेत्र है जिसने हर कोने को प्रभावित किया, राजस्थान के एक एक कोने को, जयपुर के एक एक कोने को, और साथ ही साथ उसने पर्यटन को भी बहुत प्रोत्साहित किया कि जहाँ साफ सफाई है वहाँ ईश्वर निवास करते हैं, और वहाँ पर्यटन, जो पर्यटक हैं वो भी ईश्वर समान हैं, वो भी वहीं निवास करते हैं। तो किस प्रकार से स्वच्छता ने हमारे पर्यटन को, हमारे रहन सहन को, हमारे आसपास के माहौल को, राजस्थान को, अलबेलो राजस्थान को लाकर और मजबूत किया है और खूबसूरत किया है और अच्छा किया है, ये थोड़ा बताएं। देखिए, स्वच्छता जो स्पेशली कुछ वर्षों से अपन जो अभियान भी देख रहे हैं स्वच्छता के लिए, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और पर्यटक भी जो विजिटर्स आते हैं, डोमेस्टिक हो फॉरेन हो, उनके लिए क्लीनलीनेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और इसके अंदर सरकार और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो निगम हैं, वो सब तो अपना काम कर ही रही है। मेरी इसमें एक ये है कि आम नागरिक को भी एक वो रहने चाहिए, श्रमदान की प्रवृत्ति रहनी चाहिए। ये जॉइंट एफर्ट है, बिल्कुल जॉइंट एफर्ट। ये सिटीजन्स और पब्लिक को भी एक अवेयरनेस रहनी चाहिए कि उनको क्लीन रखना है। सिर्फ संस्थाएं या ऑर्गेनाइजेशन या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, अपन को भी अपना योगदान, केवल फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, सचमुच सफाई में अपना योगदान दे। तो अहम सवाल अभी एक दो बचे हैं, और उसमें एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे आप दोनों को देखकर, क्योंकि दोनों बहुत टैलेंटेड हैं, फिल्म दंगल का एक डायलॉग याद आ रहा है जिसमें आमिर खान साहब जो अपनी बेटी को बोलते हैं कि सब जगह थारो बापू को नहीं मिलोगे, यानी कि सब जगह तेरा बापू नहीं मिलेगा। और आखिर में वो वही, जब उनके पिताजी को कमरे में बंद कर दिया जाता है दंगल में, तो वही पेच लगा के गोल्ड जीत लेती। तो क्या आपको लगता है कि तुषारिका, आपकी जो बहुत ही होनहार और टैलेंटेड बेटी हैं, वो अब उस मुकाम पे पहुंच चुकी हैं जहां पर जो है आपका सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और वो आगे जो है बहुत बहुत आगे जाएंगी और अपने हिसाब से बहुत अपना जो है मुकाम इस्टेब्लिश करेंगे? बिल्कुल जी, मैं एब्सोल्युटली इस बात से एग्री करता हूँ। और पहले मेरे को लगता था कि कोई बड़ा इवेंट है जैसे मेरा रहना ज़रूरी है, या क्लाइंट भी कहता था आप भी आएंगे ना, आपकी टीम के साथ आप भी रहेंगे। पर अब कई बार मेरा नहीं जाना हुआ, तो मेरे को लगता है कि इसके लीडरशिप में वो इवेंट और भी अच्छा मैनेज हुआ। तो ये अभी फुली कॉम्पिटेंट है कि कुछ भी क्लाइंट का कोई भी इवेंट हैंडल करती है, सब चीज़ें ये हैंडल कर सकती है। और आपको ये बहुत से क्लाइंट्स हैं जो who prefer to deal with her rather than me। और आज को मैंने आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि शहर में मेरे को
आजकल बहुत से लोग तुषारिका के तुषारिका के फादर नाम के से। नाम से इंट्रोड्यूस आप जैग्स के रूप में भी जाना जाते हैं आप? हाँ, जैग्स एक मेरा निकनेम था जो जैग्स, ब्यूटीफुल नेम है। सर, बहुत अभी आपने popular। बात करी कि तुषारिका के नाम से आपको जाना जाता है, तो एक पिता के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात होती है कि बच्चों के नाम से उनको जाना जाए। आपको ये फीलिंग कैसी लगती है? कैसा? मेरे को बहुत ही अच्छी फीलिंग लगती है, और मैंने अभी डॉटर्स डे पे एक पोस्ट डाला था दैट आई एम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द सिटी मेनली एज तुषारिका's फादर एंड आई एम लविंग इट। बिल्कुल। जी, आपने बताया कि मेयो कॉलेज में जो है पढ़ाई हुई है आपकी, जी। कि बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है मेयो कॉलेज। आप लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली से आपने पढ़ाई करी, तो बचपन की कुछ ऐसी आपके संस्मरण हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो आज भी आपको बहुत प्रेरित करता है? जी, मेयो कॉलेज के अंदर जो मैंने 9 इयर्स जो मैंने वहाँ पे स्पेंड किए, वो मेरे कहते मेरे लिए लाइफ के लिए बहुत ही श्रेष्ठ वर्ष, महत्वपूर्ण जी। थे। और अभी 4 दिन पहले मैंने हमारे एक फॉर्मर प्रिंसिपल जो एक्सपायर हुए मिस्टर शोमी रंजन दास, उनका ऑबिटूरी लिखा था किसी लोकल अच्छा। अखबार के लिए बड़ा, तो वो उनका इम्पैक्ट जो मेरे पे था वो बहुत था। तो बचपन की बहुत सी घटनाएं, आप रेजिडेंशियल स्कूल में रहते हैं तो आपका मेरे ख्याल ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होता है जी। वो बहुत अच्छा होता है, और आप इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, और आपकी बॉन्डिंग जो औरों के साथ जो आपके रेजिडेंशियल स्कूल की दोस्ती थी वो एंड तक जिंदगी भर बनी रहती है। और क्योंकि आपने इतना टाइम साथ रहा है। बिल्कुल तो- सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कवि हैं आप, एक वेल नोन कवि हैं, लेखक भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं आप। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे कवियों को जो अभी नए नए शुरू हुए हैं उनको आप एक संदेश दें, क्योंकि मैंने भी कुछ लिखना शुरू किया है। तो मैं चाहती हूँ आप संदेश दें कि किस तरीके से शुरुआत की जाए, किस तरीके से हम जो एक टाइम आता है, फेज़ आता है कि थोड़ा सा लगता है कि नहीं करना है, डिप्रेशन वाला फेज़ आ जाता है, किस तरीके से उससे डील की जाए? उससे उभरे। हाँ, बिल्कुल। तो आपको मैं सबसे पहले बात तो बताऊं कि जो एक कैथारसिस एक वर्ड है लिटरेचर में, जिसके आप डिप्रेशन की बात की, तो आप बिल्कुल। जो डिप्रेशन में कविताएं लिख रहे हैं उससे आपको एक कैथारसिस मिलता है। जब आप यू आर गोइंग अंडरगोइंग पेन, सफरिंग, हार्ट उससे फीलिंग ब्रेक, ज़्यादा आती है। हार्ट ब्रेक, तो नहीं, इट गिव्स यू अ रिलीफ। या अगर आप उस समय कविता लिखेंगे तो आपको उससे एक रिलीफ मिलता है। नए कवि जो लिख रहे हैं तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल। जितने कवि पढ़ेंगे, और अब जो कंटेम्प्रेरी पोइट्री है, पहले तो जो मॉडर्न पोइट्री आई, कंटेम्प्रेरी पोइट्री वो अलग है। छोटी छोटी पोएम्स हैं, बीट पोएम्स कहते हैं, आप कुछ भी अपना लिख सकते हैं, आपको राइम करनी जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक रिदम चाहिए। जी, बहुत बहुत और आपने आपके कुछ जी फिगर्स हैं, जैसे सिंबलिज्म है, एलिटरेशन है, जी 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 या आप वापस रेपिटेशन ऑफ द लाइंस है, वो कुछ होते ध्यान हैं, तो रखना वो आप बहुत- सीख सकते हैं, पर आप जी। जितना पढ़ेंगे आपको अपने आप आएगा। जी जी, आपसे इच्छा तो ये हो रही कि बातें करते जाएं, क्योंकि आप लोग इतने इंटरेस्टिंग फादर डॉटर डुओ हैं, लेकिन समय का अभाव है। आप यहाँ पे हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी बेहतरीन बेहतरीन बातें शेयर करी, आपका बहुत बहुत आभार। और जगदीप सिंह तुषारिका जी से बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई। और अब हम चलते हैं राजस्थान की जो लोक कला है, लोक संस्कृति है, लोक संगीत है, उसका एक रसस्वादन करने के लिए खूबसूरत जो राजस्थानी लोकगीत वो आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। मैं और बिल्कुल। अर्पिता दोनों आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका आनंद लीजिए, और कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। मोरिया मोरिया ओ मोरिया ओ मोरिया ओ मरा मनड़े रा मालिक तू, मरा दिलड़े रा मालिक तू रे गारे मोरिया, अरे रे गारे मोरिया। हम मोरिया उड़े रे मोरिया, मोरिया उड़े रे मोरे, मरा मनड़े रा मालिक तू, मरा दिलड़े रा मालिक तू रे गारे मोरिया, अरे रे गारे मोरिया। हम मोरिया उड़े रे मोरिया, मोरिया उड़े रे
तो हारे मोरिया अरे रे रे हारे मोरिया उड़तो जाजे मोरिया मोरिया रे ए जी मोरिया ओ उड़तो जाजे मोरिया जो दाड़े गड्ढे माए मोरिया जो दाड़े गड्ढे माए जो दाणारा घोर लिया रा मीठा गाल सुना मोरिया मीठा गाल सुना मारा मन डेरा मालिक तो मारा दिल डेरा मालिक तो हारे मोरिया अरे रे हारे मोरिया आ मोरिया उड़े रे मोरिया मोरिया उड़े रे मोरी मारा मन डेरा मालिक तो मारा दिल डेरा मालिक तो हारे मोरिया अरे रे हारे मोरिया उड़तो जाजे मोरिया मोरिया रे ए मोरिया मोरिया ओ मोरिया उड़तो जाजे मोरिया बिकाड़े गड्ढे माए मोरिया बिकाड़े गड्ढे माए उड़तो जाजे मोरिया बिकाड़े गड्ढे माए मोरिया बिकाड़े गड्ढे माए बिकाड़ारा घोर लिया रा मीठा गाल सुना मोरिया मीठा गाल सुना मारा मन डेरा मालिक तो मारा दिल डेरा मालिक तो हारे मोरिया अरे रे हारे मोरिया आ मोरिया रे रे मोरिया मोरिया रे रे मोरी मारा मन डेरा मालिक तो मारा दिल डेरा मालिक